नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 16 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मृतासन, आज का जो विषय है वह मृतासन यानी शवासन को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे और पूर्ण विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मृतासन शब्दार्थ एवं नामकरण। शव का अर्थ होता है मृत शरीर। मृत शरीर यानी मरा हुआ जो शरीर की भांति इस समय हम जब आसन करते हैं, जैसे मुर्दा के समान हमारे शरीर की स्थिति बनती है, तो इसीलिए इस आसन का नाम शवासन कहा गया है। और हम पूर्ण शरीर को शिथिल करके छोड़ देते हैं और कहीं उसमें हिलडुल नहीं करते और बस हमारे प्राण अपने आप चल रहे होते हैं। दूर से देखने से लगता है कि व्यक्ति मृतवत है, यानी मरे हुए के समान उसका शरीर लेटा रहता है। इसीलिए इस आसन को कहते हैं मृतासन। और नाम संस्कृत में से मृतासनम, शवासनम, हिंदी में शवासन और अंग्रेजी में क्रोपस पोज के नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसका एक श्लोक है घेरण्ड संहिता का, उस श्लोक को आप सुनिए ध्यान से। उत्तानं शववद् भूमौ शयनं तु शवासनम् शवासनं श्रमहरं चित्त विश्रांतिकारणम्। इसका आप अर्थ देखेंगे अभी। शव के समान भूमि में सीधा शयन करना, भूमि पर सीधा शयन करना शवासन कहलाता है। ये शवासन श्रम को हरने वाला और चित्त को विश्राम दिलाने का कारण होता है। आप श्लोक के माध्यम से स्पष्टता से समझ गए होंगे। दूसरा एक और आता है, उतानम शववद भूमौ शयनम तच्छवासनम तच्छवासनम। ये कहा शवासनम शांति हरम चित्त विश्रांति कारकम। मैंने एक बार पहले भी कहा, आसन हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के माने गए हैं। उनमें से जो पहला आसन है वो ये है कि आपका ध्यानात्मक आसन, जिसमें पद्मासन है, सिद्धासन है, वो सब ध्यानात्मक आसनों में आते हैं। दूसरा है आपका शरीर संवर्धनात्मक आसन, शरीर को बढ़ाने वाले, शीर्षासन है, सर्वांगासन है, हलासन इत्यादि। और फिर तीसरे में आते हैं आपके विश्रांतिदायक आसन। तो इसीलिए यहाँ कहा चित्त विश्रांति कारकम, चित्त को विश्रांति देने वाला, श्रम को हरने वाला। जब हम दिन भर खूब काम करते हैं तो हमारे शरीर में थकान जब होती है तो हम शववत यानी मृतवत अपने शाम को सो जाते हैं। तो आपकी स्थिति एक शववत होती है, मृत्यु के समान आपकी स्थिति होती है, प्राण अपने आप चलता रहता है। तो वही काम हम दिन में करते हैं। शवासन का सही तरीके से यदि हम करें तो आपको 3 घंटे के अंदर ही जो नींद होती है 3 घंटे की, वो 15 मिनट में हम कवर कर सकते हैं, यदि सही तरीके से अपने को शवासन सीख जाए करना आए तो। अब आसन का क्रम देखिए। सबसे पहले पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। सीधे लेटना, दोनों पाँव में लगभग 1 हाथ का अंतर रखते हैं। 1 हाथ का मतलब आपकी मध्यमा उंगली से लेकर के कोहनी तक का जो हिस्सा रहता है, कोहनी तक का जो भाग है, वो अपना एक हस्त प्रमाण कहलाता है। तो यहाँ तक का जो अंतर है, करीब करीब आपका 1.5 फीट 2 फीट का जो अंतर बनता है, इतना पाँव में अंतर लेना। हथेलियाँ आसमान की ओर आपने कर दी हैं। दोनों हाथों को शरीर से लगभग 6 इंच दूर रखते हैं और हथेलियाँ आसमान की ओर रहती है। ये बात स्पष्ट हो गया। हथेलियाँ, मुट्ठियाँ बंद वगैरह नहीं करना आपने।
और सब ये करने के बाद क्या काम करना, अंगुलियां हल्की सी मुड़ी हुई तथा आंखें बंद रहेगी। आंखें चल करके आपने बंद और उनको दबाव नहीं देना, स्वतः जैसे ढीला छोड़ देना है। आधा अधपका जैसा भी आंख अपने आप बंद होती है उसको होने देना है। चलकर शरीर को कुछ भी बल नहीं देना, ये कहने का अभिप्राय यहाँ है। हथेलियाँ अंगुलियाँ जो हैं अपने आप मुड़ जाती हैं, जन्म से ही हमारी मुट्ठियाँ जोर से बंद होती हैं और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है अपने आप हाथ खुलते हैं, वो स्वाभाविक है। चलकर आपने उनको सीधा करके नहीं रखना, छोड़ के रखना। गर्दन सुविधा अनुसार किसी एक तरफ को कर देते हैं, दाएं या बाएं करना। कुछ समय इसी अवस्था में विश्राम करते हैं, छोड़ करके अपने आप को रखते हैं। और श्वास प्रश्वास का इसमें अलग से कुछ विशेष नहीं है कि आप श्वास लेना है कब छोड़ना, नहीं, आपका एक सामान्य रूप से श्वास चलता रहता है, आप सहजता से आप लेटे रहते हैं। इसमें कालावधि यानी समय को कितने समय होल्ड करना, साधक अभ्यास आवश्यकता अनुसार कर सकता है, आवश्यकता अनुसार कर सकता है और समय निश्चित नहीं है इसमें। आप चाहें वो 15 मिनट करे, आधा घंटा करे, यानी श्रम जब तक उसका शरीर की थकान नहीं मिटे, इसलिए उसकी समय अवधि भी खूब है, आप बढ़ा सकते हैं। आसन का चित्र आप एक बार देख लीजिए। पाँव में अंतर, हथेलियां आसमान की ओर, गर्दन सीधा या दाएं बाएं आप सुविधा से अपने ढीला छोड़ देना है। इस तरह से आपने भूमि पर मृतवत आपने लेटा लेना है, छोड़ देना है ढीला। और यदि हम प्रभाव देखें, सबसे पहले शारीरिक स्तर के ऊपर ये शरीर के प्रति सजगता प्रदर्शित करता है। सजगता यानी आपका अपने शरीर के प्रति अलर्टनेस, अवेयरनेस होना जरूरी है, तथा थकान को दूर करता है। आप लेट गए, इसमें जागरूकता, सजगता आपकी बननी चाहिए। प्रत्येक अंगों पर, अवयवों को चल करके आपने उनको ढीला छोड़ना, उनको रिलैक्स करना, चल करके ये काम करना है, तभी जा करके आपका ये आसन कार्य करेगा। दूसरा क्या है कि उच्च रक्तचाप, आपका यदि बीपी हाई है, मधुमेह का आपको यदि शिकायत है, यानी हार्मोन्स का अनबैलेंस जिसे हम कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का कहीं ना कहीं ब्लॉकेज चल रहा है, वो भी अव्यवस्थित है, यानी दौर्बल्य, तंत्रिका तंत्र का दौर्बल्य यानी उसमें कमजोरी का होना। हृदय रोगे से ग्रसित जो रोगी हैं उन सब के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा लाभदायक माना गया है, उनको ये बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। इसलिए जिनका भी हृदय हार्ट बीट तेज रहता है उनको हम कहते हैं कि आप विश्राम लें, तनाव न लें। तनाव से जो जनित रोग होते हैं उन सब के लिए आसन सर्वोत्तम माना गया है, रामबाण है। और दूसरा, इस आसन को अन्य आसनों के बीच बीच में तथा अंत में किया जाता है। यदि आपने बहुत ज़्यादा श्रम वाला, बल वाला, दबाव वाला कोई आसन किया है, जैसे शीर्षासन किया है, वृश्चिक आसन किया है या मयूर आसन इत्यादि जो भी आप करते हैं कठिन वाले, उनके बीच में यदि आपको आवश्यकता हो तो आप विश्राम ले सकते हैं एक शवासन के रूप में, ताकि आपका रक्तचाप सामान्य हो जाए। अब उसमें आप खड़े होने वाले जब आसन करते हैं तो उनके बाद ले सकते हैं, बैठने के बाद या लेटने से उनके बीच में, वह आपके सामर्थ्य के ऊपर, आपकी एक बलाबल को देखते हुए ये सब कार्य करना है। इसके बाद आप मानसिक स्तर की बात करें, यह अनिद्रा में अधिक लाभदायक है। अनिद्रा यानी जिनको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो आपको ये आसन अभ्यास उसे करवाना है और चल कर के उनके शरीर के अंगों को विश्राम देना है। मन से जो बचे हुए, दबे हुए उन समस्याओं को बाहर निकलवाना है, शरीर को ढीला छुड़वाना है, अकड़न जो उनके शरीर में जकड़न जो बन चुकी है उसको हटाना है। तो ये एक अनिद्रा का शिकायत जो बनता है, इंस्नोमिया का जो प्रॉब्लम बनता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। जब आपकी नींद अच्छी होगी तो आपका स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है। स्मरण शक्ति का कम होना यानी शरीर के अंदर वात का ज़्यादा फैलाव हो जाना होता है। तो वात जब बढ़ती है तो आपका स्मरण शक्ति कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके मस्तिष्क में बातें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चलती है, तो आप अपने विषय से बार बार कंसंट्रेट नहीं कर पाते, शॉर्ट टर्म आपकी मेमोरी हो जाती है। इसे हम कहेंगे
स्मरण शक्ति का कमजोर होना, विस्मरण होना। आगे है शरीर व मन को शांति तथा शिथिलता प्रदान कर तनाव जनित चिंता, तनाव, भय, शोक आदि अन्य रोगों को दूर करता है। ये पूर्णतः आपके शरीर के जितने भी तनाव हैं, मानसिक स्तर के जो भी राग द्वेष मोह से जो भी जनित रोग होते हैं, जो विक्षेप होते हैं आपके अंदर उत्पन्न, उन सब को ये शांत करता है, मन को प्रसन्न रखने का कार्य करता है। मानसिक सात्विकता का वर्धन होता है। आपके मानसिक के अंदर यदि कोई बहुत ज़्यादा राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तो उनका स्वाभाविक वो तनाव में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आसन बहुत ज़्यादा लाभदायक है और उसके अंदर सात्विकता की वृद्धि करता है। दूसरा, आध्यात्मिक स्तर की बात करें तो आध्यात्मिक स्तर में प्रत्याहार की पूर्णता को प्राप्त होकर संयम की प्राप्ति होती है। किसकी? प्रत्याहार को पूर्ण करके संयम की प्राप्ति होती है। और प्रत्याहार का अभिप्राय वो आपका अंतर्मुखी बनाता है अपनी इंद्रियों को, मन को शांत करके और इस तरह से। अब मांसपेशियों पर इसका क्या प्रभाव है आप देखेंगे। मेनली ये आपका पीठ, रीढ़ की हड्डी को ही विश्राम देता है पूर्णतया और पूरे शरीर के अंगों को, चक्रों को ये जागृत करने में सहायक है। रीढ़ की हड्डी, पूरा शरीर, गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर का पूरा वजन धरती पर भार का अनुभव करता है, गिर जाता है। तो मांसपेशियां भी अपने आप में शिथिल होती है, तनाव मुक्त होती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि पूरे शरीर की मांसपेशियों का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है इस आसन से। और चक्रों पर प्रभाव की बात करें तो ये कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। कुंडलिनी यानी आपका पूरे चक्र को ये जागृत करने का कार्य करता है और सारा का सारा संवेदनाएं जो आपकी हैं, आपका जो हाव भाव जितने भी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से निर्मित होकर के पूरे शरीर में संचारित होते हैं, तो इनका पूरा संबंध रीढ़ की हड्डी का रिलैक्सेशन, आपका उसमें वक्रता, जकड़न अकड़न जो आपकी उसमें बनती है, वो जब सब रिजुवत यानी उसमें सॉफ्टनेस जब आएगी तो आपका शरीर में रक्त का प्रवाह भी सम्यक होगा, ठीक होगा। तो आपके चक्र जागृत होने में, कुंडलिनी जागृत होने में सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह से ये आसन आपके चक्रों को जागृत करने में, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, प्रभावशाली है। ग्रंथियों पर प्रभाव, समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों का संतुलन होता है। आपकी समस्त अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां हैं, जब चक्र सारे सब एक्टिवेट हो सकते हैं इस आसन से, तो आपकी ग्रंथियां भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये कहेंगे कि सारे के सारे जितने हार्मोन्स होते हैं वो नेचुरल यानी एक अपने आप एक रूटीन में आते हैं, प्राकृतिक होते हैं और वो किसी भी विचार से, तनाव से ग्रसित होकर के अपने हार्मोन्स को वो डिस्चार्ज नहीं करते, वो रिलैक्स होकर के शांत अपना साम्य अवस्था में रहते हैं। फिर देखिए, आसन से पूर्व करने योग्य जो अभ्यास हैं वो ये हैं कि यह एक विश्रांतिदायक आसन है, अतः इसका पूर्व और बाद में किसी आसन का करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्टता आपको मकरासन में मैंने बताया था। इसके आगे पीछे कोई आसन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इससे कोई तनाव पहले से है तो उसको ये करने से वो आसन का तनाव मुक्त होता है, ठीक होता है। तो ये स्वयं ही अपने आप में एक विशेष है कि हमें आसन से पहले और बाद में, अब बाद की बात करें तो इसका बाद का ऑप्शन नहीं है, तो अंतिम स्वयं यही है कि शरीर को विश्राम देना होता है, वो इससे हो जाता है ऑलरेडी। तो सावधानियां, जिन्हें डॉक्टर ने किसी कारणवश पीठ के बल सोने से मना किया है वो इसे न करें। हो सकता है कि पीठ में जिनके फोड़े फुंसियां हैं, बहुत सारी कमर की समस्याएं हो सकती हैं, तो जिन्हें सीधा लेटने में तकलीफ बनती है, तो हम ये सोचें कि सीधा लेटने से ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप करवट लेके आप बालासन में या मकरासन में विश्राम ले सकते हैं, न कि आप शवासन में लेटेंगे। दूसरा है, इस आसन में मुंह बंद रहेगा, आपका नाक के माध्यम से श्वास चलता है, आंखें बंद रहती है, सिर, मेरुदंड व गर्दन तीनों एक सीध में तथा चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। आप जब करते हैं पूर्णतः अपने आप को रिलैक्स करके छोड़ना है, कोई तनाव लेकर के
नहीं करना, क्योंकि ये आसन स्वयं अपने आप में तनाव को मुक्त कराने का कार्य करता है। और चलते समय, करते समय तनाव नहीं लेना जरा भी, और तनाव का भी प्राय खिंचाव नहीं रखना, अपने आप को करते समय ढीला छोड़ के रखना है। विशेष बातों में आसन में नींद नहीं लेनी चाहिए। ये आसन जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है, सजगता इसमें बनाकर रखनी है। जागते हुए शरीर के अंगों को विश्राम देना है, न कि आपको सोने का अवसर मिल गया, सोने का मौका मिल गया, जिसे हम कहते हैं कि हाँ बढ़िया हुआ आसन में हम लेट गए, अब तो सोएंगे। ऐसा नहीं है। ये आसन सबसे कठिन आसन माना जाता है, क्योंकि हम नींद बार बार, आपके अंदर तामसिकता बार बार आक्रमण करेगी, प्रभाव छोड़ेगी, आपको आलस्य बढ़ाएगी, शरीर में तंद्रा को बढ़ाएगी। पर आपको बार बार सात्विकता को बढ़ाना है, जागरूकता बना के रखनी है, सजगता बना के रखनी है, शरीर के अंगों पर अपने एक एक करके अंगों को जागा कर रखना है, सोने नहीं देना। तो ये इसलिए कहा, ये आसन में नींद नहीं लेनी चाहिए। शरीर की स्थिति भली भांति होनी चाहिए, ताकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव शून्यतम रहे। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि आपका, यदि कोई बिल्डिंग यदि सीधी है तो वो सीधी खड़ेगी हमेशा के लिए, बहुत समय तक, लंबे समय तक खड़ी रह सकती है। यदि वो टेढ़ापन है उसके अंदर बनाते वक्त, तो वो बिल्डिंग गिर सकती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल टेढ़ा होने से भूमि पर उसका अलग जगह प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही शरीर की स्थिति आपकी सीधी होगी तो आपका गुरुत्वाकर्षण, जो रीढ़ की हड्डी का मध्यस्थ जिससे पूरे अंग तंत्र जुड़ा हुआ है, कहीं उसमें बलाबल का एक दूसरे में कहीं आसपास में एक तरफा खिंचाव तनाव नहीं पड़ेगा, जिससे कि वो ठीक रहेगा। तो जब गुरुत्वाकर्षण अच्छा रहेगा तो पूरा उसका प्रभाव भी आपके ग्रंथियों पर, आपके चक्रों पर पूरा जो लाभ मिलना होता है वो मिलेगा। इस तरह से आपकी ये सब विशेष बातें तो हमने पढ़ा, और अब आगे देखेंगे इसका वीडियो। अभी आप देखिए शवासन में कैसे लेटना है और कैसे किया जाता है। धीरे धीरे करवट लेकर के, ऐसे थोड़ा टेढ़ा होकर के, जब भी आप आसन करते हैं और आसन के बाद अंतिम में हम शवासन के लिए लेटते हैं, तो इस तरह से आपने लेटना है। धीरे धीरे आप अपने स्थान पर लेट जाएं। लेटने के बाद अपने आप को व्यवस्थित कर लें, कहीं हम टेढ़ा मेढ़ा बॉडी में कहीं बल तो नहीं, कहीं एक तरफा, तो वो अपने स्वयं को व्यवस्थित करें। हथेलियाँ आसमान की ओर कर दें और पाँव में थोड़ा अंतर लेकर के रखें, यानी एक हाथ का 1.5 फीट का अंतर आप लेकर के रखेंगे। फिर पूरा विश्राम दे के रखें, घुटने ढीले, श्वास आपका सामान्य रहेगा। श्वास न तो आप लेने की कोशिश करेंगे न छोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने आप सामान्य रूप से वह चलता रहेगा। आप एक एक करके जब भी आप उठें, ध्यान दीजिए अपने हाथों पाँव की उंगलियों को आपने हिलाना है। जब आप शवासन से बाहर आएं तो हाथों के पाँव उंगलियों को हिलाना, गर्दन को भी दाएं बाएं एक बार आप कर लेंगे। और फिर क्या करना, धीरे धीरे एक हाथ को उठाना, एक हाथ को धीरे धीरे अपने कान के पास लेके जाना ऊपर 90 डिग्री पर, और फिर दूसरे अपोजिट साइड का पाँव, जिस तरफ आपने करवट लेना उस साइड का नहीं, फिर जिस तरफ हाथ ऊपर है उस तरफ आपने घूम करके आना। करवट लेकर के हाथ देखिए आगे रखा। इस स्थिति में आप थोड़ा रुकेंगे। रुकने के बाद फिर धीरे धीरे अपने हाथों से, कोहनियों से घुटनों पर थोड़ा सा दबाव बनाते हुए धीरे धीरे अपने स्थान पर वापस से बैठेंगे। ये कैसे सोना और कैसे उठकर बैठना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपने देखा, इसी को कहते हैं शवासन। अब आप जानिए शवासन की कुछ विशेष बातें। सबसे पहले हम, जैसे आप देख रहे हैं स्थिति को, ऐसे आपने लेटना है। एड़ी पंजे आपने मिला रखे हैं और हथेलियाँ इस तरह से, ये शवासन की स्थिति नहीं होती। इस बात को आप देखिए, जब भी हम व्यक्ति को मरता है, यानी मुर्दा की जो स्थिति होती है, शव की जो स्थिति होती है, वो एड़ी पंजे मिला के नहीं रख सकता। एक बात ध्यान रखिए, हथेलियाँ वो ऐसे इनको मोड़ करके टर्न नहीं कर सकता।
जब उसको लेकर के जाते हैं अर्थी के ऊपर संस्कार के लिए, अंत्येष्टि संस्कार के लिए, तब उस समय उसके पैरों को मिला दिया जाता है, अपने हाथों को उसको इकट्ठे कर दिए जाते हैं। बांधने की प्रक्रिया वो एक अलग है, उसको पूरा खुला नहीं रखना। अब यहाँ पर आपने नोट करना, इससे करने से पहले शवासन एक बार अपने शरीर को पहले टाइट करके छोड़ना है, जिससे कि पूरा शरीर एक बार आपका खुल जाए, और खुलने के बाद विश्राम जब आप लें, जिससे आपका रक्त का जो प्रवाह है, तंत्रिका तंत्र का जो प्रवाह है वो अच्छे से चले। तो आपने 1 नंबर में पहले क्या करना, एड़ी पंजे आपने मिला करके और हथेलियां जीचे हैं, और पूरे शरीर को एक बार आप टाइटनिंग भी कर सकते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। आप जैसे ही स्थिति से आप बाहर आएंगे, क्या करना कि आपने हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर देना। अब उंगलियां आप थोड़ी सी ध्यान से देखना है, उंगलियां स्वतः अपने आप में थोड़ा मुड़ा हुआ है, और पाँव में अंतर उतना लेना जितना आपका हाथ। हाथ की बात मैंने पहले भी कही थी, हाथ जहाँ पर आपका कोहनी है, जो ये कोहनी से लेकर मध्यमा जो उंगली हमारी रहती है, ये जो इतना जो लंबाई है, इसको हम बोलते हैं एक हस्त प्रमाण। इस साइज का आपने हाथ जो अंतर एक बीच में आपने लेना। पाँव में जो एड़ियां हैं, इन एड़ियों के बीच का जो अंतर है, एक हाथ का प्रमाण होना चाहिए। हथेलियां आसमान या छत की ओर कर देना है, और अंगुलियां और ये सब अपने आप स्वाभाविकता से थोड़ा सा मोड़ कर रखना, जबरन इनको सीधा नहीं करना। कमर आपकी सीधी रहेगी, घुटने आपके ढीले रहेंगे, इनको साइड में गिरा कर रखना। गर्दन आप दाएं या बाएं गिरा सकते हैं, पर गर्दन में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। इस आसन को करते वक्त 3-4 जगह विशेष ध्यान देना है। एक तो पाँव को आपने ढीला छोड़ के रखना, दूसरा घुटनों को रिलैक्स करके छोड़ के रखना। जब घुटने ढीले होंगे तो पिंडली अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। फिर इसका जो पोर्शन बीच का जो रहता है, कमर को ढीला छोड़ना, पूरी रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ने से पहले क्या करना, अपने कंधों को ढीला करना। कंधे जैसे ढीले होंगे तो आपका पूरा का पूरा हाथ जो है रिलैक्स हो जाएगा। तो ये फिर गर्दन दाएं बाएं, आंखों को हल्का सा मूंद करके रखना। इस तरह से इन सब विशेष बातों को आपने ध्यान देना है। और स्थितियां आप साइड से भी ऐसे देख सकते हैं, हथेलियां आसमान की ओर, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई। ये बहुत सरल है, और सरल दिखने में बहुत सरल दिखता है, पर अवेयरनेस आप देखने से दूर लगता है कि ये सो रहा है। सो नहीं रहा, वो जाग रहा है। वो अपने शरीर के अंगों को विश्राम दे रहा है, उनको विश्रांति में लेके जा रहा है, शिथिल कर रहा है। तो इस तरह से आपका अभ्यास पूर्ण हुआ। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।